एक पुराना और थोड़ा स्लो चलने वाला फोन वैसे तो ठीक ठाक काम कर ही रहा था। स्क्रीन पे एक छोटा सा स्क्रैच था। बैटरी दिन में 2 बार चार्ज करनी पड़ती थी, पर सारे जरूरी काम तो हो ही रहे थे। हाँ, मतलब कॉल लग रही है, मैसेज आ रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन फिर एक दिन एक नया चमचमाता हुआ लगभग $1200 का आईफोन प्रो मैक्स टाइटेनियम खरीद लिया जाता है। दुकान से बाहर निकलते वक्त उस बॉक्स को हाथ में पकड़कर एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। एक लगभग जीत वाली फीलिंग होती है वो। बिल्कुल जीत वाली फीलिंग। लेकिन ठीक 48 घंटे के अंदर वो $1200 का खर्च चुपचाप $1600 में बदल जाता है। और सबसे हैरानी की बात यहाँ ये होती है कि इंसान को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि ये एक्स्ट्रा पैसे गए कहाँ। सही कहा। होता ये है कि जैसे ही नया फोन गाड़ी में आता है, वो पुराना और थोड़ा सा कटापटा चार्जिंग केबल अचानक से कचरा लगने लगता है। दिमाग कहता है कि इस मास्टरपीस इंजीनियरिंग को $5 के सस्ते केबल से चार्ज करना तो एक मजाक होगा। तो फिर तुरंत एक $40 का नया मैगसेफ चार्जर आता है। हाँ, फिर घर आकर जब फोन नाइट स्टैंड पर रखा जाता है, तो पुराना सस्ता प्लास्टिक केस उस प्रीमियम फोन की शान गिरा रहा होता है। तो फिर $60 का एक नया लेदर केस खरीदा जाता है। और लिस्ट यही नहीं रुकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंत में लगता है कि नए फोन के साथ फुल एक्सपीरियंस तो सिर्फ एयरपॉड्स प्रो ही दे सकते हैं, तो $250 वहां भी निकल जाते हैं। देखिए, ये कोई आम आर्थिक लापरवाही नहीं है जिसे लोग अक्सर बजट ना बनाने की गलती समझ लेते हैं। ये दरअसल एक बेहद शक्तिशाली और खामोश साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। मनोवैज्ञानिक चेन रिएक्शन, राइट? हाँ, और इस अदृश्य कड़ी ने शायद स्टॉक मार्केट के क्रैशेस से भी ज्यादा लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद की है। यही वजह है कि लॉटरी जीतने वाले अक्सर दिवालिया हो जाते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय यही है कि लोग उन चीजों पर पैसा क्यों खर्च करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। हमारा मिशन आज सिर्फ खर्चों की लिस्ट बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उन अदृश्य मनोवैज्ञानिक कड़ियों को समझना जो इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती हैं। ये बिल्कुल एक स्वेटर के उस धागे की तरह है जिसे खींचो तो पूरा स्वेटर ही उधर जाता है। एक नई खरीदारी बाकी सभी पुरानी चीजों को बेकार महसूस करवाने लगती है। ये स्वेटर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। और इस साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन की शुरुआत वैसे किसी मॉडर्न स्मार्टफोन या क्रेडिट कार्ड से नहीं हुई थी। अच्छा, तो कहाँ से हुई थी? अगर हमें इस आधुनिक समस्या की जड़ों को पकड़ना है तो हमें इतिहास में थोड़ा पीछे 1765 के फ्रांस में जाना होगा, ये समझाने के लिए कि ये कोई आज का नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि मनुष्य की 300 साल पुरानी फितरत है। 1765 यानी जब एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग जैसी कोई चीज अस्तित्व में थी ही नहीं। एकदम सही। हम बात कर रहे हैं डेनिस डिड्रो की। वो एक मशहूर फिलोसोफर थे और इंसाइक्लोपीडिया के को फाउंडर थे। डिड्रो का जीवन बड़ा ही साधारण था। वो आर्थिक रूप से गरीब थे, पुराने घिसे हुए कपड़े पहनते थे, एक धूल भरी लाइब्रेरी में अपनी टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर सारा दिन लिखते थे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो अपने उस साधारण माहौल में खुश थे। उन्हें अपने पुराने कपड़ों या टूटी कुर्सी से कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर उनकी जिंदगी में ये बदलाव आया कैसे? एक अचानक घटना हुई। रशिया की महारानी कैथरीन द ग्रेट को डिड्रो के आर्थिक संघर्ष के बारे में पता चला। महारानी उनके काम की इतनी बड़ी प्रशंसक थी कि उन्होंने डिड्रो की पूरी लाइब्रेरी एक भारी रकम देके खरीद ली। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो रकम लगभग $50,000 के बराबर थी। ओह वाह! अचानक से $50,000 मिल जाना तो किसी की भी मानसिकता बदल सकता है। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करती इतने पैसों का। वही तो। पैसा आने पर डिड्रोट ने खुद को एक छोटा सा तोहफा देने का फैसला किया। उन्होंने एक बेहद कीमती लाल रंग का लग्जरी गाउन खरीदा, जिसे स्कारलेट ड्रेसिंग गाउन कहा जाता था। एक लाल लग्जरी गाउन, ठीक है। हाँ, जब उन्होंने उस गाउन को पहना तो वो एक राजवाड़े जैसा महसूस कर रहे थे। पर यहाँ से खपत यानी कंजम्पशन का एक ऐसा भयंकर चक्रव्यूह शुरू हुआ जिसे आज मनोविज्ञान में द डिड्रोट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। वेट, पर एक अकेला कपड़ा पूरी जिंदगी में उथल-पुथल कैसे मचा सकता है? ये दिमाग के अंदर काम कैसे करता है? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न्स और कंसिस्टेंसी में सोचता है, एक रूपता चाहता है। जब डिड्रो अपना वो शानदार लाल गाउन पहनकर अपनी पुरानी खरोचों वाली डेस्क पर बैठे
तो उनके दिमाग ने एक भारी मिसमैच महसूस किया। अच्छा, मतलब उन्हें लगा कि मेरी डेस्क अब इस गाउन के लेवल की नहीं रही। एग्जैक्टली वो डेस्क अचानक से उन्हें गरीबी की याद दिलाने लगी। गाउन इतना प्रीमियम था कि पुरानी डेस्क उसके स्टैंडर्ड के आगे बेकार और भद्दी लग रही थी। तो इस मनोवैज्ञानिक बेचैनी को खत्म करने के लिए उन्होंने एक नई खूबसूरत महोगनी लकड़ी की डेस्क खरीद ली। लेकिन महोगनी डेस्क आने के बाद तो चैन मिल जाना चाहिए था ना, खर्च तो रुक जाना चाहिए था वहां। दिमाग का पैटर्न मैचिंग वहां रुकता थोड़ी है। नई महोगनी डेस्क और नया गाउन एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, पर अब जमीन पर बिछा हुआ पुराना कालीन यानी रग उस नई डेस्क के आगे एक फटे हुए कपड़े जैसा लगने लगा। ओ नो, तो अब नया रग आएगा। सही पकड़ा। उस बेचैनी को मिटाने के लिए एक महंगा डेमास्कस रग खरीदा गया। फिर नए रग के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए नए पर्दे आए। पर्दों के बाद पुरानी कुर्सी की जगह एक लेदर आर्म चेयर ने ले ली। फिर इस नए लग्जरी माहौल को और बढ़ाने के लिए नई पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स लाए गए। ये तो सच में एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। और नतीजा ये निकला कि अपने कमरे की हर एक चीज को उस पहले नए लाल गाउन के आकर्षण से मैच करने के चक्कर में डेनिस डिडेरो ने अपना सारा नया पैसा खर्च कर दिया और वो वापस कंगाल हो गए। ये तो एक बहुत अजीब आयरनी है। एक ऐसी चीज जो जिंदगी में खुशी देने के लिए आई थी, उसने सबसे पहले असंतोष यानी डिससैटिस्फैक्शन पैदा किया और फिर वही इलाके खड़ा कर दिया जहां से शुरुआत हुई थी। स्रोत में दिदरो के एक मशहूर निबंध का जिक्र किया गया है जिसका नाम है रिग्रेट्स ऑन पार्टिंग विद माय ओल्ड ड्रेसिंग गाउन। उसमें उनका एक बेहद गहरा कोट है। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था, मैं अपने पुराने ड्रेसिंग गाउन का पूर्ण मालिक था पर अपने नए गाउन का गुलाम बन गया हूं। ओह वाओ, अपने नए गाउन का गुलाम बन गया हूं। इसका अर्थ यही है कि जब कोई ऐसी नई और ऊंचे स्टैंडर्ड की चीज जीवन में आती है तो वो खपत का एक ऐसा चक्रव्यूह बनाती है जहां इंसान चीजों का मालिक नहीं बनता बल्कि चीजें उसकी मालिक बन जाती हैं। अब यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसे आज के हिसाब से देखें तो मैं सोच रही थी क्या डिडरो का ये खर्च सिर्फ चीजों को सुंदर दिखाने के लिए था, या फिर ये अंदर से किसी नई पहचान या आइडेंटिटी को अपना लेने की एक मनोवैज्ञानिक बेचैनी थी। ये बहुत सटीक पॉइंट उठाया आपने और इसका जवाब हमें सीधा इस मनोवैज्ञानिक फंदे के आधुनिक रूप में ले आता है। डिडरो के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अनजाने में हुआ था, पर आज की दुनिया में ऐसा कुछ भी अनजाने में नहीं होता। हाँ, आज तो एल्गोरिदम्स है हमारे दिमाग को पढ़ने के लिए। बिल्कुल। आज की मार्केटिंग इसे जानबूझकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। इसे आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी कहते हैं, यानी पहचान की एक रूपता। आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी को अगर थोड़ा आसान शब्दों में समझना हो तो कैसे समझेंगे? देखिए, इंसान का दिमाग हमेशा ये चाहता है कि उसकी बाहरी दुनिया उसकी अंदरूनी सेल्फ इमेज से पूरी तरह मेल खाए। इसके दो बड़े उदाहरण स्रोत में दिए गए हैं। पहला है द फिटनेस आइडेंटिटी स्पाइरल। फिटनेस आइडेंटिटी स्पाइरल, ये कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई $1500 की एक महंगी पेलेटॉन बाइक खरीदता है। शुरुआत तो एक अच्छे मकसद से होती है, फिट रहने के लिए। वेट पर हेल्थ पर खर्च करना तो हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है ना। एक बाइक खरीदना ओवर स्पेंडिंग या खतरनाक चक्रव्यूह कैसे हो गया? बाइक खरीदना समस्या नहीं है, समस्या वो आइडेंटिटी स्पाइरल है जो उस बाइक के आने के बाद शुरू होता है। जब वो इंसान अपने पुराने ढीले ढाले स्कूल के टी शर्ट और सस्ते शॉर्ट्स पहनकर उस स्लीक आधुनिक बाइक पर बैठता है ना, तो उसे स्क्रीन पर दिखने वाले उन फिट स्टाइलिश इंस्ट्रक्टर्स के सामने एक अजीब सा मिसमैच महसूस होता है। अच्छा, मतलब उसे लगता है कि मैं स्क्रीन वालों जैसा नहीं दिख रहा। हाँ, उसका दिमाग कहता है कि मैं एक महंगी बाइक चला रहा हूं पर मैं एक सीरियस साइकिलिस्ट जैसा दिख नहीं रहा। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो $150 के नए साइकिलिंग शूज खरीदता है, फिर $80 के कंप्रेशन शॉर्ट्स और $50 का ब्रांडेड टैंक टॉप खरीदता है। फिर तो वर्कआउट कमरा भी मैच करना चाहिए उस हिसाब से। वही तो होता है। फिर कमरे को ज़ेन बनाने के लिए योगा मैट, डंबल्स और नया स्मार्ट टीवी खरीदा जाता है। असल में उसने सिर्फ बाइक नहीं खरीदी थी, उसने एक पूरी फिटनेस आइडेंटिटी खरीदी है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। और जो दूसरा उदाहरण आपने बोला था स्टेटस वाला। हाँ, दूसरा उदाहरण है द स्टेटस शिफ्ट। अगर कोई खुद को होंडा सिविक चलाने वाला एक आम इंसान मानता है तो वो जीन्स पहनकर मैकडॉनल्ड्स में खुश है, पर अगर बजट खींचकर पोर्श खरीद ली तो आइडेंटिटी ही बदल जाती है। सही बात है, क्योंकि पोर्श चलाने वाले तो सस्ते आइकिया फर्नीचर पर बैठते हुए अच्छे नहीं लगेंगे ना। एग्जैक्टली। या पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
कार यहाँ पर एक एंकर आइटम बन जाती है, यानी मुख्य आकर्षण, और बाकी सब कुछ उसके स्टैंडर्ड तक लाना पड़ता है। आपके कपड़े, छुट्टियां मनाने की जगह, आपका लगेज, सब कुछ अपडेट करना पड़ता है। ये एंकर आइटम तो बिल्कुल एक नए स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा होता है। जैसे ही आप नया ओएस इंस्टॉल करते हैं, अचानक आपके सारे पुराने ऐप्स यानी पुरानी चीज़ें पुराने और इनकम्पैटिबल लगने लगते हैं और उन सबको अपग्रेड करना मजबूरी बन जाता है। ये ओएस वाली एनोलॉजी बहुत बढ़िया है।